नमस्कार दोस्तों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर। अभी हमारा हिंदी साहित्य के विभिन्न प्रकार के जो गद्य विधाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा हो रही है। और इससे पहले आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और विभिन्न प्रकार के जो काल विभाजन और नामकरण हुए हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल, तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है और ये पंक्ति जो है किस नाटक के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार ये पंक्ति पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अंधाधुंध मचयो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो अंधाधुंध मचयो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है और ये पंक्ति जो है किस नाटक के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये पंक्ति जो है अंधेर नगरी नाटक के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भारतेंदु से पहले गीतिनाट्य परंपरा का सबसे पहला नाटक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु से पहले गीतिनाट्य परंपरा का सबसे पहला नाटक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अमानत के द्वारा रचित इंदर सभा। तो अमानत के द्वारा रचित इंदर सभा जो है ये भारतेंदु से पहले गीतिनाट्य परंपरा का सबसे पहला नाटक माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु से पहले लिखित वह कौन सा अनुदित नाटक है जो दोहा चौपाई में रचा गया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भारतेंदु से पहले लिखित वह कौन सा अनुदित नाटक है जो दोहा चौपाई में रचा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शकुंतला नाटक। और इसका समय माना जाता है 1680। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारतेंदु से पहले लिखित वह कौन सा अनुदित नाटक है जो दोहा चौपाई में लिखा गया है? तो वो है शकुंतला नाटक और इसका समय माना जाता है 1680। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु से पहले अनुदित नाटकों की परंपरा का शुरुआत किसने किया था? तो भारतेंदु से पहले अनुदित नाटकों की परंपरा का शुरुआत किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नेवाज। द्विवेदी काल के किस नाटककार ने शेक्सपियर के प्रायतः सभी नाटकों का अनुवाद किया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो द्विवेदी काल के किस नाटककार ने शेक्सपियर के प्रायतः सभी नाटकों का अनुवाद किया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लाला सीताराम। तो लाला सीताराम ने शेक्सपियर के प्रायतः सभी नाटकों का अनुवाद किया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के वेणी संहार नाटक का कुरुवन दहन नाम से हिंदी रूपांतर किसने किया है? तो संस्कृत के वेणी संहार नाटक का कुरुवन दहन नाम से हिंदी रूपांतर किसने किया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बद्रीनाथ भट्ट। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बद्रीनाथ भट्ट ने संस्कृत के वेणी संहार नाटक का कुरुवन दहन
नाम से हिंदी रूपांतर किया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि भारतेंदु नाटक किसका माना जाता है? तो कवि भारतेंदु नाटक किसका माना जाता है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जो हैं ये कवि भारतेंदु नाटक के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रांगे राघव ने किसे हिंदी का प्रथम एकांकी माना है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने किसे हिंदी का प्रथम एकांकी माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कारवां। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का सबसे पहला रेडियो नाटक किसे माना जाता है? तो हिंदी का सबसे पहला रेडियो नाटक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण को हिंदी का सबसे पहला रेडियो नाटक माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। हिंदी का पहला सोक्ति नाटक किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला सोक्ति नाटक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सेठ गोविंद दास के द्वारा रचित चतुष्पथ। तो सेठ गोविंद दास के द्वारा रचित चतुष्पथ को हिंदी का पहला सोक्ति नाटक माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी रंगमंच के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो हिंदी रंगमंच के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक किसे माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति जो है ये भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसका प्रकाशन समय माना जाता है 1873। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन जोनाकी नाटक किसका माना जाता है? तो ऑपरेशन जोनाकी नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं संजीव। तो ऑपरेशन जोनाकी नाटक के लेखक माने जाते हैं संजीव। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप में निबंध साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो यूरोप में निबंध साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फ्रेंच साहित्यकार मानतेन। तो मानतेन को यूरोप में निबंध साहित्य का जनक माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में निबंध साहित्य का आरंभ किस काल में होता है? तो हिंदी में निबंध साहित्य का आरंभ किस काल में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु काल। तो भारतेंदु काल से हिंदी में निबंध साहित्य का आरंभ होता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी निबंधों का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी निबंधों का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंधों का जनक माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी निबंधों का जनक किसे माना है? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी निबंधों का जनक किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित बालकृष्ण भट्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन निबंध लेखकों को हिंदी का स्टील और एडिसन कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन निबंध लेखकों को हिंदी का स्टील और एडिसन कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है और ये पंक्ति जो है किस निबंध के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। बागवा आया गुलिस्ता में की सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये पंक्ति जो है बादशाह दर्पण निबंध के अंतर्गत आती है। तो यहां से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे, पंक्ति किस पत्र के मुख पृष्ठ में छपी रहती थी? तो फिर से पढ़ते हैं। शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। तो ये पंक्ति जो है किस पत्र के मुख पृष्ठ पर छपी रहती थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदी प्रदीप। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रोदय, संसार, महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, काल चक्र का चक्कर, माता का आंसू, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, निबंध किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। चंद्रोदय, संसार, महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, काल चक्र का चक्कर, माता का आंसू, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बालकृष्ण भट्ट। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये सभी निबंधों के लेखक माने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी निबंधों के प्रारंभिक अनगढ़ रूप को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो हिंदी निबंधों के प्रारंभिक अनगढ़ रूप को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गद्य प्रबंध। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंधों के प्रारंभिक अनगढ़ रूप को गद्य प्रबंध कहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों को सायस अनुप्रास में गूंथे शब्दों गुच्छों का अटाला कहा है? तो फिर से पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों को सायस अनुप्रास में गूंथे शब्दों गुच्छों का अटाला कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोविंद नारायण मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस साहित्यकार ने द्विवेदी जी के कुछ अशुद्ध शब्दों के प्रयोग
की आलोचना करते हुए आत्माराम के नाम से एक लेखमाला निकाली तथा द्विवेदी जी ने जिसका कल्लू अलहित के नाम से सरगो नरक ठेकना नहीं अल्लाह लिखकर उत्तर दिया। तो फिर से पढ़ते हैं। किस साहित्यकार ने द्विवेदी जी के कुछ अशुद्ध शब्दों के प्रयोग की आलोचना करते हुए आत्माराम के नाम से एक लेखमाला निकाली तथा द्विवेदी जी ने जिसका कल्लू अलहित के नाम से सरगो नरक ठेकना नहीं आलाहा लिखकर उत्तर दिया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाल मुकुंद गुप्त। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थिरता शब्द को लेकर विवाद किसके बीच हुआ था? तो अस्थिरता शब्द को लेकर विवाद किसके बीच हुआ था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त। तो अस्थिरता शब्द को लेकर विवाद चला था महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिद्धि और सिद्धि निबंध किसका माना जाता है? तो रिद्धि और सिद्धि निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोपाल राम गहमरी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक पुण्य सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? तो अध्यापक पुण्य सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 8। गद्यमाला और निबंध निचय किसका निबंध संग्रह माना जाता है? तो गद्यमाला और निबंध निचय किसका निबंध संग्रह माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। तो जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी का ये निबंध संग्रह माना जाता है, गद्यमाला और निबंध निचय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त, ये किसका कथन माना जाता है? तो अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त, ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे किसे संबोधित करके लिखे? तो बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे किसे संबोधित करके लिखे, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे लिखे थे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाल मुकुंद गुप्त। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्पांजलि किसका निबंध संग्रह माना जाता है? तो पुष्पांजलि किसका निबंध संग्रह माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मिश्र बंधु। संपत्ति शास्त्र जो प्रकाशित हुई थी 1908 में, किसकी कृति मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो
संपत्ति शास्त्र जो 1908 में प्रकाशित हुई थी, किसकी रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ये पंक्ति मानी जाती है, ये कृति मानी जाती है संपत्ति शास्त्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस निबंधकार ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है? तो किस निबंधकार ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाट्यशास्त्र कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन किसके निबंध माने जाते हैं? तो नाट्यशास्त्र कालिदास के समय का भारत और दंडदेव का आत्मनिवेदन किसके निबंध माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की निबंध माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसज्ञ रंजन और लेखांजलि किसका निबंध संग्रह माना जाता है? तो रसज्ञ रंजन और लेखांजलि किसका निबंध संग्रह माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। खास करके रसज्ञ रंजन, ये कई बार पूछा गया है कि इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1884 में बलिया में किस साहित्यकार ने भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक प्रसिद्ध व्याख्यान दिया था? तो फिर से पढ़ते हैं। सन 1884 में बलिया में किस साहित्यकार ने भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक प्रसिद्ध व्याख्यान दिया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1884 में बलिया में भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक प्रसिद्ध व्याख्यान दिया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है? सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है? सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1909 में सरस्वती पत्रिका में। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्म भूमि, ये सभी निबंध किसके माने जाते हैं? तो फिर से पढ़ते हैं। काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि, ये निबंध किसके माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। खास करके काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, कविता क्या है और काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, ये कई बार पूछा गया है। तो ये चार
निबंधों के नाम आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत प्रेम में घनत्व अधिक है। श्रद्धा में विस्तार, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत प्रेम में घनत्व अधिक है। श्रद्धा में विस्तार, तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये पंक्ति मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्य भाव और रसात्मक बोध के विविध स्वरूप निबंध किसके माने जाते हैं? तो साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद और रसात्मक बोध के विविध स्वरूप निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है? चिंतामणि के किस खंड में संकलित है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है? चिंतामणि के किस खंड में संकलित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भाग 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में भाव या मनोविकार संबंधी निबंध लिखने का सूत्रपात किसने किया था? तो हिंदी में भाव या मनोविकार संबंधी निबंध लिखने का सूत्रपात किसने किया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बालकृष्ण भट्ट। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व प्रमुख भाव या मनोविकार संबंधी निबंधकार कौन आते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व प्रमुख भाव या मनोविकार संबंधी निबंधकार कौन माने जाते हैं? तो सबसे पहले आते हैं बालकृष्ण भट्ट। ये जो हैं आत्मनिर्भरता और प्रीति भाव के लेखक माने जाते हैं। इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र, ये मनोयोग के अंतर्गत आते हैं। और फिर माधव प्रसाद मिश्र, ये जो हैं
धृति और क्षमा भाव के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। और ये पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। तो फिर से पढ़ते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पुण्य शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। ये कथन किसका माना जाता है? ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पुण्य शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। तो इस प्रसिद्ध कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस निबंधकार ने अपनी निबंध यात्रा को बुद्धि की यात्रा हृदय के साथ कहा है? तो किस निबंधकार ने अपनी निबंध यात्रा को बुद्धि की यात्रा हृदय के साथ कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साहित्य उपन्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी तथा मित्रता किस निबंधकार के प्रारंभिक निबंध माने जाते हैं? तो साहित्य उपन्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी तथा मित्रता किस निबंधकार के प्रारंभिक निबंध माने जाते हैं? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी का भक्ति मार्ग निबंध किसका माना जाता है? तो तुलसी का भक्ति मार्ग निबंध किसका माना जाता है? तो इसके लेखक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के चिंतामणि भाग 1 के निबंध पहले किस नाम से प्रकाशित हुए थे? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि भाग 1 के निबंध पहले किस नाम से प्रकाशित हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के भाव या मनोविकार संबंधी निबंधों की सबसे पहले प्रकाशन मनोविकारों का विकास शीर्षक से सन 1912 से 1918 के मध्य धारावाहिक रूप में किस पत्रिका में हुआ था? तो फिर से पढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के भाव या मनोविकार संबंधी निबंधों की सबसे पहले प्रकाशन मनोविकारों का विकास शीर्षक से सन 1912 से 1918 के मध्य धारावाहिक रूप में किस पत्रिका में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन साहित्यकार भाषा के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कौन साहित्यकार भाषा के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव पूजन सहाय। तो शिव पूजन सहाय जो है ये भाषा के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली
नाम से किसने किया है? तो बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? तो निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस निबंधकार ने कुट्टी चाटन नाम से अपने ललित निबंधों का संग्रह सब रंग प्रकाशित कराया? तो फिर से पढ़ते हैं। किस निबंधकार ने कुट्टी चाटन नाम से अपने ललित निबंधों का संग्रह सब रंग प्रकाशित करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञेय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिकार संबंधी निबंधों की रचना करने वाले प्रसिद्ध रचनाकार कौन हैं? तो शिकार संबंधी निबंधों की रचना करने वाले प्रसिद्ध रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीराम शर्मा। तो श्रीराम शर्मा जो है ये शिकार संबंधी निबंधों की रचना करने वाले प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध निबंधों के नाम दिए गए हैं। तो बताना है ये सभी निबंध जो हैं ये किसके माने जाते हैं। तो सबसे पहले निबंध पढ़ते हैं। अशोक के फूल, वसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष जबकि दिमाग खाली है, वर्षा घनयति से घनश्याम तक, कुटज, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम शरदः शतम, देवदारू, आत्मदान का संदेश वाहक, वसंत, दीपावली, सामाजिक मंगलेच्छा का प्रतिमा पर्व, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इन सभी प्रसिद्ध निबंधों के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आस्था के चरण किसके निबंधों का बृहद संग्रह माना जाता है? तो आस्था के चरण किसके निबंधों का बृहद संग्रह माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र। शिरीष का फूल, आम फिर बौरा गए निबंध किसका माना जाता है? तो शिरीष का फूल, आम फिर बौरा गए निबंध किसका माना जाता है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेहया का जंगल निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो बेहया का जंगल निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्ण बिहारी मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अज्ञेय का प्रथम निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो अज्ञेय का प्रथम संग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका त्रिशंकु। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र और परिधि, आत्मपरक, सर्जना और संदर्भ निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो केंद्र और परिधि, आत्मपरक, सर्जना और संदर्भ निबंध किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध
निबंधों के नाम दिए गए हैं, तो बताना है ये सभी निबंध जो हैं ये किस साहित्यकार के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले निबंधों के नाम पढ़ते हैं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट, राजनीति और साहित्य, साहित्य में गतिरोध, साहित्यकार और उसका परिवेश, आजीविका और आश्रय, नितांत समसामयिकता का नैतिक दायित्व, हिंदी के सृजनात्मक लेखन में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, हिंदी गीत परंपरा का नया उत्थान, पाश्चात्य प्रभावों के संदर्भ में वर्तमान काव्य भाषा की समस्या, साहित्यिक अश्लीलता का प्रश्न, हिंदी साहित्य और उसके आसपास, राजनीति में साहित्यकार, सांस्कृतिक परिवर्तन में पश्चिमवाद की कसौटी, भाषा का अवमूल्यन। ये सभी निबंध किसके माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विजयदेव नारायण शाही। तो ये सभी निबंध जो हैं ये विजयदेव नारायण शाही की मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, हस्ताक्षर, उनके साथ यात्रा में, समय का व्यापार, विक्कू भाई मेरे पड़ोसी, ठलुआ बुद्धिजीवी, जब ऐसा पत्नी का मायका पड़ोस में बस गया, कटी उम्र होटलों में, प्रतिभा पकौड़ी और शागिर्द, आखिरी अदालत का मुकदमा, हंसना मना है, अतिथि की मूर्खता पर, आदि ललित निबंध किसका माना जाता है? तो इसके भी लेखक माने जाते हैं विजयदेव नारायण शाही। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, जनातिक निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, जनातिक निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नेमी चंद्र जैन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि समय एक शब्द है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्राश्निक, निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। क्योंकि समय एक शब्द है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्राश्निक, निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रमेश कुंतल मेघ। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जिन्होंने मुझे रचा, कुछ नीति कुछ राजनीति, निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। जिन्होंने मुझे रचा, कुछ नीति कुछ राजनीति, निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र। खास करके कुछ नीति कुछ राजनीति, ये कई बार पूछा गया है कि इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक माने जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखने का कारण, दिल्ली मेरा प्रदेश, वे और होंगे जो मारे जाएंगे, उबे हुए सुखी, निबंध संग्रह किसके माने जाते हैं? तो लिखने का कारण, दिल्ली मेरा प्रदेश, वे और होंगे जो मारे जाएंगे, और उबे हुए सुखी, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रघुवीर सहाय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिरह निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो जिरह निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो इसके लेखक माने जाते हैं श्रीकांत वर्मा। दस्तावेज
निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो दस्तावेज निबंध संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं जगदीश चतुर्वेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जिनके ऋणी हैं, निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो हम जिनके ऋणी हैं, निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो इसके लेखक माने जाते हैं विष्णु प्रभाकर। मन की बात जो ना बिक सकी, निबंध संग्रह किसका है? तो मन की बात जो ना बिक सकी, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं जानकी वल्लभ शास्त्री। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी। निबंध संग्रह किसका माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध निबंध संग्रहों के नाम है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गजानन माधव मुक्तिबोध। खास करके नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और एक साहित्यिक की डायरी, ये 3 कई बार पूछे गए हैं। तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं। और इन सभी निबंध संग्रहों के लेखक के नाम है मुक्तिबोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला का तीसरा क्षण, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, सौंदर्य प्रतीति की प्रक्रिया, आधुनिक हिंदी साहित्य और नवयुग की समस्याएं, मार्क्सवादी साहित्य का सौंदर्य, काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया, शमशेर मेरी दृष्टि में, उर्वशी मनोवैज्ञानिक, उर्वशी दर्शन और काव्य। निबंध किसके माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जमीन पर कुछ हवा में, आओ बैठे ले कुछ देर। निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो कुछ जमीन कुछ पर कुछ हवा में, आओ बैठ ले कुछ देर। निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीलाल शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि अंत और आरंभ, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में। निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निर्मल वर्मा। पाव भर जीरे में, ब्रह्मभोज, फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, कविता का गल्प, कविता का जनपद। निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। पाव भर जीरे में, ब्रह्मभोज, फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, कविता का गल्प, कविता का जनपद। निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अशोक वाजपेयी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक उम्र से वाकिफ हैं, आवारा भीड़ के खतरे। निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। हम एक उम्र से वाकिफ हैं, आवारा भीड़ के खतरे। निबंध संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई जो हैं इसके लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। शब्द और मनुष्य किसकी कृति मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो शब्द और मनुष्य किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परमानंद श्रीवास्तव। देश के इस दौर में किसकी कृति मानी जाती है? तो देश के इस दौर में किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन, संवाद और एकालाप किसकी कृति मानी जाती है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, संवाद और एकालाप
किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मलयज। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल की हिंदी, राज, समाज और शिक्षा, विचार का डर किसकी कृति मानी जाती है? तो स्कूल की हिंदी, राज, समाज और शिक्षा, विचार का डर किसकी कृति मानी जाती है? तो इसके लेखक माने जाते हैं कृष्ण कुमार। विचार का अनंत किसकी कृति मानी जाती है? तो विचार का अनंत, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल। चरखे पर बढ़त तथा अन्य निबंध, तो चरखे पर बढ़त तथा अन्य निबंध कृति किसकी मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं उदयन वाजपेयी। भूलने के विरुद्ध कृति किसकी है? तो भूलने के विरुद्ध कृति किसकी मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं रमेश चंद्र शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखना रचना किसकी है? तो देखना कृति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज और आज से पहले किसकी कृति मानी जाती है? तो इसके लेखक माने जाते हैं कुंवर नारायण। अर्थात किसकी कृति मानी जाती है? तो अर्थात के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं रघुवीर सहाय। घूंघट के पट खोल कृति किसकी मानी जाती है? तो घूंघट के पट खोल किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं अश्विनी कुमार दुबे। इतिहास का शब भित्ति चित्र भाद्रपद की सांझ कृति के लेखक का नाम क्या है? तो इतिहास का शब भित्ति चित्र भाद्रपद की सांझ कृति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं रविंद्रनाथ त्यागी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नाक किसकी कृति मानी जाती है? तो राष्ट्रीय नाक कृति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं विष्णु नागर। नरक यात्रा, बारामासी, खामोश, इसके लेखक का नाम क्या है? तो नरक यात्रा, बारामासी, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ज्ञान चतुर्वेदी। नेताजी कहीन रचना किसकी मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेट में कई बार पूछा गया है। तो नेताजी कहीन रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं मनोहर श्याम जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खट्टर काका कृति किसकी मानी जाती है? तो खट्टर काका कृति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं हरिमोहन झा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने जो है हिंदी नाटक और हिंदी निबंध से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की, जो कई बार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम आत्मकथा, साक्षात्कार और भी जो प्रसिद्ध विधाएं हैं हिंदी साहित्य के, उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।